चलिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें 2021 में ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देना है, स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। इससे पहले हम फिजिक्स में बहुत सारा मटेरियल करवा चुके हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये 6वां चैप्टर होगा, और अगर कुमार मित्तल पब्लिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 10वां चैप्टर होगा, जिसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आज स्टार्ट करते हैं। बाकी इससे पहले का जितना मटेरियल है वो सब हो चुका है। जिसके पास नहीं है वो कमेंट्स में बता सकता है, तो हम उसे लिंक दे देंगे उन सारी चीज़ों की। तो वो पीडीएफ भी मिल सकती है और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, पहले उसको समझते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। इससे पहले हमें इसके पास्ट में थोड़ा सा जाना होगा। थोड़ा सा जाना होने के लिए हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे ड्यूरेशन में ये माना गया कि चुंबकीय घटनाएं और विद्युत घटनाएं ये दोनों से बिल्कुल अलग अलग है। चुंबकीय जो परिवर्तन है वो एक अपनी जगह है, और विद्युत जो परिवर्तन है वो अपनी जगह है। ये दशकों तक ऐसा मामला चला आया। अभी इनका कोई इंटर रिलेशन है क्या, नहीं है, इससे अभी कोई मसला नहीं था। लेकिन फैराडे और हेनरी ये ऐसे साइंटिस्ट थे, और भी अन्य लोग, जिन्होंने इन दोनों के बीच में, विद्युत के और चुंबक के बीच में एक इंटर रिलेशन को देखा कि ये आपस में वाकई में संबंधित है या नहीं है संबंधित। इसके लिए इन्होंने प्रयोग दिया। जैसे आपने देखा होगा ऑर्स्टेड का एक प्रयोग आया था। ऑर्स्टेड ने हमको ये बताया था कि अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तार में कोई विद्युत परिवर्तन होता है, तो उसके चारों ओर इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठा, जब ये प्रयोग किया गया कि एक तार है, उसके पैरेलल अगर हमने एक चुंबकीय सुई रखी है, ऑर्स्टेड का प्रयोग जो पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है, और अगर विद्युत धारा की दिशा को हम बदल देते हैं तो वो चुंबकीय सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब यहाँ से ये अनुमान लगाया गया, अनुमान नहीं बल्कि यहाँ से ये प्रायोगिक तथ्य निकल के आया कि विद्युत धारा के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न हो सकता है। तो फिर एक नया प्रश्न उठ गया आप इस प्रकृति में वैज्ञानिकों के दिमाग में कि जब विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो उसके चारों ओर या उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होए? स्पष्ट था कि हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये डेफिनेटली है। अब इसका प्रयोग देखते हैं। तो इसमें समझ ये आया, जो फैराडे ने प्रयोग किए, जो हेनरी ने प्रयोग किया, उससे समझ ये आया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक छोटे से प्रयोग के आधार पर हम ये समझेंगे कि वाकई में जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जब हम एक कुंडली लेते हैं, एक लूप लेते हैं, तो उस लूप में जब हम चुंबक में परिवर्तन करते हैं तो वहां पर विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना हमें दिखाई देता है। अब हम एक प्रयोग लेते हैं। प्रयोग में हमने क्या लिया है? प्रयोग में हमने लिया है एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर। ये धारा मापी रहा आपका। इस धारा मापी से कनेक्ट करी है हमने एक कॉइल, यानी कि कुंडली, जिसका नाम हो गया मान लीजिए सी। तो ये एक कॉइल हमने कनेक्ट की है, और इसकी कुछ दूरी पर हमने एक चुंबक रखी हुई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक चुंबक रखी हुई है। अब हमको देखना यह है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। वी कैन सी दैट जब हमने इस चुंबक को कुंडली के पास लाना चाहा, मूव कराया, किसको? चुंबक को मूव कराना है। यानी अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम कह रहे हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा ना जब हम इसको मूव कराएंगे। हमने इसको मूव कराया कॉइल की तरफ, इसके नॉर्थ सिरे को हमने मूव कराया कॉइल की तरफ। जैसे ही ऐसा किया तो ऐसा करने से हमको ये पता चला, जो हम गैल्वेनोमीटर लगाए थे, धारा मापी लगाए थे,
उस धारामापी की सुई एक और विक्षेपित हो गई। धारामापी की सुई एक और विक्षेपित होने का अर्थ ये हुआ कि धारामापी ये बता रही है ये कनेक्टिविटी है इसकी कॉइल से। तो ये धारामापी आपको ये बता रही है कि भैया इस कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें धारा है, तब तो धारामापी की सुई विक्षेपित हुई। ठीक, अब अगर ठीक है अभी भी थोड़ा यकीन नहीं आया है तो हम एक और दूसरी कंडीशन करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमें करना क्या है कि हमने इस चुंबक को थोड़ा सा दूर की तरफ मूव किया, कॉइल से दूर की तरफ, इस तरफ हमने मूव किया। जब हमने इस तरफ मूव किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अभी भी धारामापी की जो सुई है वो विक्षेपित हो रही है, लेकिन अब कौन सी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में विचलित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मूव कराने से तब भी धारामापी ये कह रहा है कि भैया कॉइल में जो है धारा है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चुंबक को मूव करा रहे हैं, इधर उधर करा रहे हैं, गतिशील चुंबक है, अगर चुंबक को हम गतिशील अवस्था में रख रहे हैं तो इस कॉइल में धारा, इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है। और अगर हम ये देखें कि इसको हम मूवमेंट में ना, मूवमेंट की पोजीशन में ना लाएं, अगर हम इसको स्थिर रखें तो इस धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, और जिस स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में सुई होती है ठीक उसी स्थिति में बनी रहती है। तो इसका मतलब ये गतिशील चुंबक के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। हाँ, इसमें एक और इंटर रिलेशन देखने के लिए मिलता है कि अगर हम चुंबक को मूव ना करें और हम कॉइल को मूव करें, कुंडली को मूव करके देखें, तब भी हमें यही कंडीशन प्राप्त होती है, तब भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों में से हम किसी को भी मूव कराएंगे, किसी को भी मूवमेंट की सिचुएशन में लेकर के जाएंगे तो वहां पर उस चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो बात ये क्लियर हुई, आगे भी जाके और इसका डिस्क्रिप्शन होगा और भी तमाम एक्सप्लेनेशन इसके होंगे। यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी कि विद्युत धारा के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जा सकता है। ये फैराडे और हेनरी के अधिकांशतः नियम हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद में आपका जो आता है वो ये होता है कि एक फैराडे के नियम जो होते हैं, अगर हम फैराडे के नियमों की बात करें तो फैराडे के नियमों के पहले, अच्छा इससे पहले हमें एक चीज जानना होगी जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि आपने पहले दूसरे चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा। फाई बी से इसे हम डिनोटेट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे वहां पे फाई से व्यक्त करते थे विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का मतलब सब वही है क्या कि जैसे मान लीजिए हमने एक समतल लिया और उस समतल को हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र अर्थात की चुंबकीय बल रेखा है, एक हमने एक समतल लिया और हमने इसमें रख दिया। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है, एक समतल है, इसका क्षेत्रफल ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई भी वो आपका यही होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर क्षेत्रफल हम सदिश के रूप में लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हम लिए जा सकते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है आपका समतल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो फाई भी बराबर आपका क्या हो गया बी ए कॉस थीटा। याद रहे कि ये एक आपकी अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। फाई भी जो है चुंबकीय फ्लक्स वो आपकी एक अदिश राशि, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक होता है वेबर, या फिर हम इसका मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ये चीज हमने थोड़ी सी इसलिए बता दी कि जब हम फैराडे के नियमों को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में पता होना चाहिए। वैसे अगर हम बात विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की करें तो एक स्थिति में हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, आपने भी देखा प्रेरण के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर एक कुंडली है और उसके हम फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके फ्लक्स में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, चुंबक को हम घुमा रहे हैं या कॉइल को हम घुमा रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो भी यही कहती है कि जब हम किसी कुंडली में या किसी परिपथ की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने का मतलब क्या हुआ आप इसको समझें। ये बी ए कॉस थीटा है,
या तो हम थीटा में परिवर्तन कर दें, फाई बी में परिवर्तन हो जाएगा, ए में परिवर्तन कर दें तो परिवर्तन हो जाएगा, बी में परिवर्तन कर दें तो परिवर्तन हो जाएगा। बी में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित होगा, ऐसे ही तो परिवर्तित होगा। तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ बंद होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी घटना होती है। तो फैराडे ने जो नियम दिए थे, स्पेशली उन्होंने 2 नियम दिए थे, अगर हम बांटना चाहें तो प्रथम और द्वितीय नियम के नाम से जान सकते हैं। एक प्रथम नियम हो गया और एक द्वितीय नियम हो गया। भाई साहब ये बताए थे कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। तो ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। डी फाई बी आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया अपॉन डी टी, यानी समय के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो वो उसकी दर बन जाती है। सिंपल सी बात है, किसी भी भौतिक राशि को समय के टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो वो उसका रेट कहलाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गई, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत वाहक बल जो कि कुंडली में उत्पन्न होता है। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम था। फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम अगर हम आपको समझाएं तो आपने समझा होगा, एक नाम सुने हैं ना, बाप बेटा है, और आज का जमाना भी समझे होंगे। जमाना यही है ना कि आजकल तो जिसकी औलाद उसी का विरोध, ऐसी कुछ है ना। तो बस यही समझ लीजिए कि यही नियम के नाम से जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं? वो ये कहता है, दूसरा नियम जो कहता है वो ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जी कैपिटल स्मॉल ई, ये जो भाई साहब है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सदैव उस कारक का विरोध करते हैं जिससे यह उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था और विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, अर्थात कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है उसी का विरोध करता है। और ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये आपको बता रहा है। तो दूसरा जो नियम होता है इसे हम लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं, लेंज का नियम। ठीक है, और लेंज का नियम अगर हम आधारित देखें तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना होगा कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम होते हैं। ठीक है, एक अगले टॉपिक के साथ अभी इसी चैप्टर में पार्ट 2 या 3 या 4 पार्ट करके इस तरीके से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट के साथ